ये बेटा लास्ट क्या पढ़ा था, क्या पढ़ेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने दो ग्लैंड्स को एक्सप्लेन किया था। एक न्यूरल ग्लैंड हाइपोथैलेमस, और इसके बाद हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्लैंड है वो भी ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और एक मटन के दाने के बराबर साइज का होता है। और इसी तरीके से इसके दो लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। इनको दूसरा नाम भी दिया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम है। और इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के भी दूसरे नाम हैं, एड्रीनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है कि जो इसका मेन पोर्शन है वो है एंटीरियर पोर्शन, जो इन्फ्लुएंस होता है ट्रॉपिक हार्मोन के, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के होते हैं, वो इसको एक्टिव और स्टिमुलेट करते हैं। तो इसके बाद ये रिलीज करता है ट्रॉपिक हार्मोन्स, खास करके जो हमारे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो बाकी ग्लैंड सारे को कंट्रोल करता है। और इसी तरीके से कैसे कंट्रोल करता है ये हमने लास्ट पढ़ा था। ये फिगर आपने देखी हुई है, आपके बुक के अंदर ये फिगर दी हुई है। और इसी तरीके से ये कंट्रोल करता है, जैसे कि यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर हाइपोफाइसिस एरिया, एंटीरियर हाइपोफाइसिस एरिया जो है ये है। और इसमें से एक टीएसएच हार्मोन, एक एससीटीएच हार्मोन, एक जीएच ग्रोथ हार्मोन, और एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, और उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये कहाँ का एक्शन करता है, जैसे कि टीएसएच आपने पढ़ा थायराइड को एक्टिव करता है, एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करता है, और ग्रोथ हार्मोन हमारे मसल्स और बोन के ऊपर एक्शन करता है। और बाकी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जैसे कि एफएसएच एंड एलएच हैं वो हमारे टेस्टिस और ओवरी के ऊपर एक्शन करते हैं, जबकि प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करता है। और उसके अलावा जो है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, ये हमारे स्किन के सेल मेलानोसाइट को ऊपर एक्शन करता है। बाकी पोस्टीरियर जो लोब होता है इसका, उसमें स्टोरिंग हार्मोन होते हैं जो खास करके हाइपोथैलेमस ने बनाए होते हैं। वो कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड और यूटिरस के ऊपर एक्शन करता है। यूटिरस के ऊपर तब जब बर्थ का टाइम होता है, और मेमोरी ग्लैंड के ऊपर तब जब बच्चा सर्कलिंग करता है फार द मिल्क। और जबकि एडीएच का काम क्या है किडनी के ऊपर एक्शन करना, और इस तरीके से ये हमारे अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है। ये हमने लास्ट पढ़ा हुआ है, ये मैं अभी ओवरव्यू कर रहा हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे इसी तरीके से। ये एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास, सेम है लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके बताया गया है। जैसे कि ये सेम हार्मोन है और ये एक्शन करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर। अब इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज ग्रोथ हार्मोन के हवाले से बताई गई है। ग्रोथ हार्मोन वैसे हमारे मसल्स और बोन के ऊपर एक्शन करता है, और इसी तरीके से हमारी एक बॉडी की साइज की ग्रोथ होती है। नॉर्मल औसतन 5 से 5.5 से लेकर 6 तक जो है वो एक नॉर्मल साइज कहलाती है ह्यूमन की। इंसान के आम तौर पे ये नॉर्मल साइज है। बाकी एक हैबिटाट के हवाले से भी हमारे अंदर डिफरेंट वेरिएशंस मिलती हैं, जैसे कि अफ्रीका, जैसे कि चाइना, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि हमारा एशिया। तो इन लोगों के अंदर अलग अलग एक नॉर्मल एवरेज साइज होती है। सबसे ज्यादा लंबे अफ्रीकन होते हैं जो कद में ज्यादा 6 सवा 6 तक चले जाते हैं। और इसी तरीके से सबसे छोटे जैसे कि जापानी और चाइनीज होते हैं जिनका कद तकरीबन 5 फुट से भी कम होता है। और इसी तरीके से एशियन 5 साढ़े 5 तक जो है वो आते हैं। तो ये साइज है नॉर्मल।
अगर इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये है कि अगर 6 से ऊपर चला जाए और तकरीबन 4 से नीचे नीचे हो जाए तो इसमें ग्रोथ हार्मोन का डिफेक्ट हो सकता है। तो एबनॉर्मल आउटपुट जो है वो इसका ये है कि एक जाइजेंटिज्म डिसऑर्डर है। इट इज डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। ये ग्रोथ हार्मोन के अंदर ये कंडीशन है, जाइजेंटिज्म डिजीज है जो चाइल्डहुड से यानी कि बचपन से ही हार्मोन सिक्रेशन जो है वो ओवर सिक्रेशन हो, तो उसकी वजह से, क्योंकि इट इज अकर ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अगर इसकी ओवर सिक्रेशन हो बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही, तो वो बच्चा आगे जाकर जाइजेंटिज्म का शिकार हो जाएगा। और जाइजेंटिज्म में क्या होगा, वो नॉर्मल जो टाल होता है उस नॉर्मल टाल से ये एबनॉर्मल टाल हो जाता है। एबनॉर्मल टाल हो जाता है, और एबनॉर्मल टाल का मतलब है कि उसकी कद जो है वो साइज के अंदर, वो लेंथ के अंदर 7 से ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से ये कंडीशन होती है, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। वैसे हमें लगता है ऐसा है कि ये बड़े कद वाले भाई, बड़ा कद है इंसान का, अच्छी बात है, नहीं, ये एबनॉर्मल है। क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि जब जब ज्यादा कद हो जाता है तो उसकी फिजिक जो है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसके जॉइंट्स उसके हिसाब से नहीं बने हुए। जॉइंट्स का स्टफ ये होता है कि वो नॉर्मल वेट को उठा सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन को बैंड कर सकते हैं। तो जितना बड़ा कद होगा तो उसका मतलब है उसके जॉइंट्स पे उतना ज्यादा वजन आएगा, प्रेशर आएगा, उसके टेंडन्स के ऊपर दबाव आएगा, उसके लिगामेंट्स के ऊपर दबाव आएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ये होगा कि उसकी ज्वाइंट की स्टिफ होना हो जाएगा, और उसके अंदर ज्वाइंट्स जो है उसके कार्टिलेज टूट सकती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डैमेज हो सकता है, फिजिकली वो कमजोर होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और कंडीशन है, ये तो हुआ ओवर सिक्रेशन अगर हुई तो। बचपन से अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ तो, अगर कम रिलीज होता है तो डार्फिज्म। क्या पढ़ते हैं? डार्फिज्म। और इस डार्फिज्म के अंदर ये है, इट इज अ डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। ये भी चाइल्डहुड की डिजीज है। बचपन से ही हार्मोन सिक्रेशन के अंदर क्या हो, ले सिक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम अमाउंट में रिलीज हो बचपन से ही, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डार्फिज्म। द अफेक्टेड इंडिविजुअल बिकम एबनॉर्मली शॉर्ट। वहां पे हमने पढ़ा था एबनॉर्मली टॉल, और यहाँ पे एबनॉर्मली शॉर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये छोटे कद हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये एज के हिसाब से तो बड़े, उम्र के हिसाब से ये तकरीबन 30-35 साल के बच्चे। हाँ, समझ में आ रहा है? ये पूरी फैमिली चट्टा। जी, डार्फिज्म। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक और कंडीशन है जो अडल्टहुड में होती है, एक्रोमेगाली। वो हम नहीं पढ़ते, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब हमारे पास तीसरा ग्लैंड है। पहला आपने पढ़ा हाइपोथैलेमस, दूसरा आपने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, क्या सीक्रेट करता है, इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन हो सकता है, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई बड़ी बातें नहीं है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की लोकेशन हम पढ़ें, तो थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारा विंड पाइप है, ट्रेकिया हमारे सांस की नाली है। वो यहाँ से गले से फेरेक्स रीजन से शुरू होती है, लंग्स में खुलती है। उस ट्रेकिया की टिप पे ये ग्लैंड होता है, कौन सा? थायराइड ग्लैंड। और इसी तरीके से ये हमारा नेक रीजन होता है, गले वाला हिस्सा होता है, वहां पे इसकी लोकेशन है। तो नेक रीजन में ट्रेकिया के फ्रंट में ये रखा होता है। स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो थायराइड ग्लैंड इज ऑर्गन। एक तो ये ऑर्गन है कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। इसको आपको 2 लोब्स में दिखेगा, यानी कि इस ग्लैंड की 2 लोब्स होती हैं। समटाइम इसको कहा जाता है कि अलग अलग पढ़ा जाए, तो इसलिए राइट और लेफ्ट कहा जाता है।
समटाइम कुछ कहते हैं कि ग्लैंड एक ही है लेकिन उसके लोब दो हैं, कुछ कहते हैं कि दो ग्लैंड है, पेयर की सूरत में ये ग्लैंड होता है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं ग्लैंड एक ही है, उसके लोब दो हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट कनेक्टेड बाय नैरो टिश्यू बैंड्स कॉल्ड इस्मस। इस्मस ये कनेक्ट होता है एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जिसका नाम है इस्मस। ये दोनों पोर्शन जो है राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं इस बैंड से, एक जो है वो जिसको हम कहते हैं इस्मस। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे इस ग्लैंड की मैकेनिज्म, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर ये है हायोइड बोन, देखिए आपने हायोइड बोन, ये देख, ये हायोइड बोन, ट्रेकिया की टिप पे हायोइड बोन, और ये कार्टिलेज की बनी होती है ट्रेकिया, पीछे से आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये। और इसी तरीके से इसके टिप पे यानी कि ये हमारा फ्रंट किया। अब इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ये होगा, राइट एंड लेफ्ट थायराइड्स होते हैं, इसको आपस में कनेक्ट कौन करता है, इस्मस। ये पोर्शन है जो इसको आपस में कनेक्ट करके रखता है, और ये इस तरीके से थायराइड यहाँ पे देख सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं, गले के अंदर होता है, ये हमारा गला है उसके अंदर होता है, ये इस्मस है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। इसकी शेप बन जाती है इस तरीके से, तो इससे इसकी शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई की शेप का होता है। हमारा थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन करता है थ्री मेन हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड हमारे पास तीन हार्मोन सीक्रेट करता है, और तीनों हार्मोन के नाम है थायरोक्सिन T4, जिसको हम कहते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, और ट्राई आइडोथायरोनिन T3, और इसी तरीके से कैल्सिटोनिन। यानी कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे अंदर इस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और ये टारगेट एरियाज को एक्टिव करते हैं, और वहां पे हमारे काम होना शुरू होता है। लेकिन ये खुद कंट्रोल होता है, थायराइड ग्लैंड खुद कंट्रोल होता है, तो उसको कंट्रोल करने मैकेनिज्म कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए कंट्रोल होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें बेटा, थायराइड इज द प्रोडक्शन ऑफ थ्री आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन्स। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स जिसको हम थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, वो सीक्रेट करता है। और ये कौन से हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको हम कहते हैं T3, एंड थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का जो पूरा नाम है वो टेट्रा आइडोथायरोनिन। T3 एंड T4 में फर्क सिंपल इतना है कि इसकी स्ट्रक्चर का फर्क है, कंपोजिशन का थोड़ा सा फर्क है, बाकी दोनों का काम सिमिलर है। T3 T4 के अंदर आयोडीन के जो नंबर हैं उस हिसाब से इसको नाम रखा गया है। ट्राई आइडो मतलब तीन आयोडीन के कंपाउंड एलिमेंट होते हैं, और टेट्रा आइडो मतलब चार आयोडीन होते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है दो अलग तरीके से, लेकिन दोनों का काम सेम होता है, काम सेम होता है, लेकिन इसकी पावर अलग अलग होती है। T3 जो होता है वो T4 के कंपेयर ज्यादा पावरफुल होता है, 4 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि सीक्रेशन के हिसाब से, तो T4 ज्यादा रिलीज होता है, और जबकि T3 कम रिलीज होता है। कितना, 90% अगर हम ले लें 100 में से, तो वो T4 होता है, और 3% 10% अगर हम लेते हैं तो वो T3 होता है। तो सीक्रेशन की लेवल इतनी होती है, और पावर जो है वो T3 का ज्यादा। तो इसी तरीके से होता है। और ये इसके अलावा एक और पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोटीन वाला, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हमारी होम्योस्टेसिस में काम करता है, खास करके कैल्शियम। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये है कि आगे एक्सप्लेन करता है कि T3 इज सो नेम्ड बिकॉज इट कंटेन 3 एटम ऑफ आयोडीन पर मॉलिक्यूल, एंड T4 कंटेन 4 एटम ऑफ iodine per molecule. The thyroid hormones have a wide range of effects
ऑन द ह्यूमन बॉडी। अब इसका काम क्या है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जिसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हमारा थायराइड ग्लैंड गले के अंदर होता है इस तरीके से थायराइड ग्लैंड, लेकिन अगर काम करता है तो कैसे, तो ये हमारे बॉडी के अंदर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आएगा टीएसएच, लेकिन तब आएगा जब हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करेगा। तो आपने शुरू से अगर लेना है तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से किसको एक्टिव करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्शन करेगा। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड इसके आने से एक्टिव हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में क्या रिलीज करेगा, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज होगा तो किसके ऊपर एक्शन करेगा, हाइपोथैलेमस के ऊपर, सॉरी थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन से, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। तो इसी तरीके से ये काम होता है रेगुलेट, और जैसे ही ये सीक्रेट होता है तो फीडबैक में वापस ये मैसेज आता है और वो सीक्रेशन स्टॉप हो जाता है। अब इसके अंदर रोल पढ़ते हैं तो T4 और T3 का रोल तो सेम है, तो इन दोनों को मिला के हम पढ़ रहे हैं तो थायरोक्सिन और T3 जो हार्मोन है उनका काम क्या है, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट and promote the both physical growth and mental development। इनका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, खास करके चाइल्डहुड के दौरान इनका नॉर्मल सीक्रेट होना जरूरी है, क्योंकि चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है छोटी एज में, उसकी ग्रोथ फेस होती है। हाँ, वो अभी बढ़ रहा होता है, साइज में इंक्रीज हो रहा होता है फिजिकली भी, और उसका मेंटल अप्रोच भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है, तो वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। उस दौरान T4 T3 का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एनहांस करता है, जिसमें कंजप्शन ऑफ हमारा ग्लूकोज ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होता है, और हमारे सेलों को न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये तेज करता है, ग्लूकोज की कंजप्शन ज्यादा करता है, और हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली डेवलपमेंट में मदद करता है। देखो, ग्रोथ हार्मोन का काम सिर्फ साइज को इंक्रीज करना होता है, साइज का इंक्रीज होना फिजिकल स्ट्रांग को सबूत नहीं है। जैसे अभी आपने पढ़ा जाइजेंटिज्म में बंदा लंबा तो हो जाता है लेकिन फिजिकली स्ट्रांग नहीं, तो हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं कहेंगे। फिजिकली स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि वो अपनी बॉडी के हिसाब से वेट को पुट अप कर सके, अपनी बॉडी को झेल सके, बर्दाश्त कर सके, और इस तरीके से अपनी बॉडी को, जो बॉडी के ऊपर जो भी मास पड़ा है उसको एनहांस कर सके, बैलेंस कर सके, तो उसको हम कहते हैं फिजिकली स्ट्रांग। तो वो फिजिकली स्ट्रांग कौन करता है, ये T4 T3। बच्चा जैसे ही साइज में बड़ा होता रहता है ग्रोथ हार्मोन के जरिए, तो फिजिकली स्ट्रांग भी होता जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और मेंटली डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ब्रेन तो बना हुआ है, मेंटली उसकी अप्रोच जो लेवल है वो बढ़ती जाती है, उसके मेंटल जो सोच है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, और इसके अंदर मेंटली जो है वो ब्रेन जो है वो इस काम के लिए रेडी होता है और एक्टिव रहता है, वो सुस्त नहीं पड़ता, और इसी तरीके से वो अपने लेवल के काम सही तरीके से कर सकता है जब वो जिस एज में होता है। तो खास करके टीन एजेस के अंदर जब ये आता है तो उसमें उसके अंदर वो अप्रोच साथ साथ में बढ़ती रहती है। जैसे ही साइज इंक्रीज होती है बंदे की, वैसे ही उसका मेंटल अप्रोच भी बढ़ता है। तो ये दोनों काम किसके जरिए हो रहे हैं, T4 और T3 के, और इसीलिए इट इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब ज्यादा एनर्जी लॉस होना, हीट लॉस होगी, तो हीट के जरिए में ज्यादा गर्मी होगी। खास करके एक्टिव पर्सन के अंदर ये एक सिचुएशन होगी कि उसके ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होगी और उसके अंदर गर्मी ज्यादा पैदा होगी। क्लियर है, ये सारा कुछ थायराइड ग्लैंड के इसके डिसऑर्डर भी है, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो कौन सा है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, पढ़ा है आपने, मेंटेनेंस ऑफ कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन।
अभी यहाँ पे मेंटेन किसकी चीज की करें? कैल्शियम की। कैल्शियम की मेंटेनेंस में ये रोल अदा करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन किस तरीके से कैल्शियम की लेवल में मेंटेन करता है? कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम level increased in blood. It responds to decrease the blood calcium level to stimulating the deposition of excess calcium in the bones. समझे आप? कैल्सिटोनिन का रिलीज कब होगा? कैल्सिटोनिन तब रिलीज होता है जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो। जो कैल्शियम की लेवल होनी चाहिए उससे अगर ज्यादा कैल्शियम ब्लड में है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। अब ये करेगा क्या? ये एक्स्ट्रा जो कैल्शियम ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है इसको डिपॉजिट कराएगा बोन के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बोन हमारा स्टॉक हाउस है कैल्शियम का। तो कैल्शियम जो एक्स्ट्रा है उसको उठाया जाएगा ब्लड से और बोन के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा, जिससे ब्लड के अंदर उसकी कैल्शियम की लेवल क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम। तो यानी कि कैल्सिटोनिन तब रिलीज होगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी, और इसको डिक्रीज करने के लिए ये रिलीज होता है। कैल्शियम वैसे तो आपने पढ़ा है कि हमारे अंदर क्या करता है, कई तरीके के इंपॉर्टेंस काम हैं जो कैल्शियम के थ्रू होते हैं। कैल्शियम सेकंड मैसेंजर का काम भी करता है। कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर खास करके मसल्स में आपने पढ़ा है, मसल्स के अंदर ये मूवमेंट का रेस्पॉन्सिबल है, हमारे सर्कोमेर को कांटेक्ट कराने में हेल्प करता है। तो हमारी मसल की सारी मूवमेंट कैल्शियम के थ्रू होती है। और कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन को हार्ड करता है। कि बोन के अंदर होने की वजह से हमारे बोन को हार्ड करता है, जिसकी सपोर्ट लेवल बढ़ जाती है। कैल्शियम आपने पढ़ा है कि हमारे नर्वस सिस्टम में भी रोल अदा करता है। जैसे कि आपने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर तब रिलीज होता है जब कैल्शियम के आयन एंटर होते हैं, पढ़ा था, याद है? तो यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में कैल्शियम का रोल है, मस्कुलर सिस्टम में कैल्शियम का रोल है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में मस्कुलर का रोल है, सेल लेवल पे मैसेंजर का भी रोल करता है एंडोक्राइन के तौर पे। और इसके अलावा अगर हम इसकी इम्यूनिटी के हिसाब से देखें तो भी इसके रोल है। थैंक यू। अब इसके थोड़े से डिसऑर्डर भी देख लेते हैं। और डिसऑर्डर में सबसे पहले ये कि अगर हमारा T4 और T3 अगर उसकी सीक्रेशन या ओवर हो जाए या उसकी सीक्रेशन लो हो जाए तो उसके कंडीशन में हमें डिसऑर्डर मिलते हैं। और वो डिसऑर्डर क्या है? एक है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे देर आर टू कंडीशन आर ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारे थायराइड ग्लैंड की दो एबनॉर्मल कंडीशन बताई गई है। हाइपरथायराइडिज्म मतलब ओवर सीक्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म मतलब लो सीक्रेशन। अगर हमारे अंदर T4 T3 ज्यादा रिलीज होता है, अपने नॉर्मल रेंज पॉइंट से ज्यादा रिलीज होता है, तो क्या कर सकता है हमारे अंदर डिफेक्ट? और अगर कम रिलीज होता है नॉर्मल रेंज से तो क्या हो सकता है? यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म के तीन डिसऑर्डर बताए गए हैं, मैक्सिडेमा, ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म। ये तीनों डिसऑर्डर हाइपोथायराइडिज्म के हैं। और हाइपरथायराइडिज्म का डिजीज नाम है, जिसका नाम है ग्रेव डिजीज। पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? हाइपरथायराइडिज्म। क्या? यानी कि ओवर सिक्रेशन ऑफ T4 एंड T3। हाइपरथायराइडिज्म कहता है द स्टेट ऑफ ओवर सिक्रेशन, ऐसी कंडीशन जिसमें ओवर सिक्रेशन हो हार्मोन की बाय थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म, रिजल्ट इन ग्रेव्स डिजीज। और इसके रिजल्ट में जो है वो डिजीज हो जाएगी जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव असल में साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस डिजीज को आइडेंटिफाई किया था। हाइपरथायराइडिज्म मतलब रिजल्ट है ओवर सिक्रेशन की। और ये अगर थायराइड ग्लैंड T4 T3 की ओवर सिक्रेशन करता है तो उस बदले में ये ग्रेव डिजीज हो जाएगी। और अगर ग्रेव डिजीज हो गई तो क्या होगा? फॉलोइंग सिम्टम्स यूजुअली अपीयर्स। तो आपको ये नीचे वाले सिम्टम्स जो है वो दिखाई देंगे।
हाइपरथायराइडिज्म में जो सिम्टम्स होंगे, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि T4 T3 का तो काम है मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, और इसका ज्यादा आ गया तो और ज्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर लाजमी है, क्योंकि कंजप्शन ऑफ हीट ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा रिलीज होगी, और ज्यादा रिलीज होगी, जब और ज्यादा रिलीज होगी तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा। इनटॉलरेंस टू हीट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, इससे क्या होगा, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा ना बॉडी के ऊपर, तो बॉडी को उसको इंटॉलरेंट करने के लिए, टॉलरेंस के लेवल के पर जाने के लिए, उसको हीट प्रोड्यूस को यानी कि डिक्रीज करने के लिए वो स्वेटिंग करेगा, तो उसको पसीना ज्यादा आएगा। जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी बॉडी ज्यादा गर्म होगी, तो उसके अंदर स्वेटिंग का अमाउंट भी ज्यादा होगा उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इसी तरीके से लॉस इन वेट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल का ज्यादा इस्तेमाल, फैट का ज्यादा इस्तेमाल, प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये इन तीनों चीजों को तोड़ता है और इससे हमारी एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो अगर ये चीजें ज्यादा टूटेंगी, ज्यादा खत्म होगी, तो हमारी बॉडी का वेट क्या होगा, लॉस होगा ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए लॉस ऑफ वेट। और इस तरीके से प्रोटोनस ऑफ आई बॉल फ्रॉम द सॉकेट, जिसको हम कंडीशन को कहते हैं एक्सोथैलेमस। ये कंडीशन जो अभी सिम्टम के तौर पे आपको दिखाई गई है वो फिगर में, वो ये इसको हम कहते हैं एक्सोथैलेमस, थैलमस। ये कंडीशन क्या है, इसमें आंख जो है उसका बॉल जो होता है आई बॉल, वो सॉकेट से निकल आता है, आंख यानी कि अपने सॉकेट से निकल आती है बाहर, इसको हम कहते हैं। समटाइम कंडीशन तो इतनी सीरियस होती है कि ये आंख भी निकल आती है बाहर, बाहर निकल आती है, फिर उसको अंदर डाला जाता है। इस कंडीशन में ये होता है क्योंकि इसमें हाई प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ये आंखों के अंदर दिखता है। और नर्वसनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो लिवर ग्लूकोज की सप्लाई ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेटा ये है ग्रेव्स डिजीज के सिम्टम्स, जो खास करके तब होते हैं जब T4 T3 ओवर सीक्रेट हो जाए। अगर लो सीक्रेशन होती है तो दिस कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है। स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी of T4 and T3 hormone is called hypothyroidism. It causes following disease: मैक्सिडेमा, मैक्सिडेमा बड़े बच्चों के अंदर होता है, बड़े बच्चों के अंदर, बड़े लोगों के अंदर होता है। अडल्ट स्टेज में होता है, मतलब जब एज अडल्ट स्टेज में आ जाती है उम्र, तो उस हिसाब से मैक्सिडेमा कंडीशन, मतलब अगर बड़े के अंदर ओवर सीक्रेट होती है, बड़ा है एज के हिसाब से 35-40 के बाद अगर इसकी सीक्रेशन ज्यादा होती है, तो उस आदमी को, बंदे को मैक्सिडेमा हो जाती है। ये तब होगी जब इसका सीक्रेशन लो होगा, मतलब हाइपोथायराइडिज्म, मतलब अगर T4 T3 बड़ी एज में कम रिलीज होता है तो ये होगा लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, T4 T3 हार्मोन। इट काज ओवरवेट, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन नहीं होगी, तो उसका वेट क्या होगा, ओवरवेट होगा, बढ़ेगा। ड्राई स्किन, क्योंकि ड्राई स्किन इसीलिए क्योंकि उसकी हीट लॉस नहीं हो रही, तो उसकी बॉडी के अंदर कंजप्शन हीट लॉस ना होने की वजह से स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई होगी। और हेयर लॉस होंगे। कोल्ड इंटॉलरेंस, वहां पे हमने पढ़ा था ग्रेज में क्या, हीट टॉलरेंस, यहाँ पे कोल्ड, बॉडी ठंडी होगी ज्यादातर, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, और ग्रेव डिजीज में थोड़ा सा गुस्से में होगा, यहाँ पे कंफ्यूज होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये कंडीशन मैक्सिडेमा में होती है, और ये अडल्ट स्टेज का यानी कि डिसऑर्डर है। अगर बचपन से ही T4 T3 जो है वो कम रिलीज हो रहा है,
तो मैक्सिडेमा की जगह पे क्रेटिनिज्म होगा। ये सिम्टम सेम होंगे तकरीबन, लेकिन इसके अलावा ये क्रेटिनिज्म में कुछ और डिसऑर्डर होंगे। वो इट इज अ डिजीज ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन अर्ली एज और नोन एज क्रेटिनिज्म। और इस डिजीज को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसमें मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि आपने पढ़ा है T43 का रोल क्या है, मेंटली डेवलपमेंट करता है। अगर ये बचपन से ही कम रिलीज होने लगा तो उस बच्चे के अंदर मेंटल डिसऑर्डर होगा, मेंटल रिटार्डेशन और स्टंट ग्रोथ, कद छोटा हो जाएगा क्योंकि उसकी फिजिकल ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से वो फिजिकली वीकनेस महसूस करेगा एंड एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स, और फेस के अंदर एबनॉर्मल फीचर्स दिखेंगे, जैसे कि कहीं पे इस तरीके से नजर डालेगा तो वहीं पे नजर ऐसे पड़ी रहेगी। बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा, वो हमेशा एक्टिव होता है, वो एक जगह पे टिक ही नहीं सकता। वो मतलब बार बार इधर उधर हर चीज को उठाना, चीजों को रखना, देखना, समझना, उसको आप यानी कि क्रेटिनिज्म वाले बच्चे को आप जहां बैठाएंगे ना वहीं से उठाएंगे, वो कहीं भी जो है वो नहीं जाएगा, जहां बैठाएंगे वहां बैठा रहेगा, जहां पे नजर डाली वहीं पे देखता रहेगा। माउथ खुला होगा, माउथ खुला होगा, और इसी तरीके से सुस्त होगा, पेल होगा खास करके, और यानी कि एक्टिव लाइफ उसकी नहीं होगी। इस बच्चे की कंडीशन में ये होगा, और उसकी कद जो है वो छोटा हो जाएगा, और खास करके बॉडी वेट में इंक्रीज हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, बॉडी ठंडी होगी, कोल्ड टॉलरेंस होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, लो ग्लूकोज की लेवल होगी। ये सारी कंडीशन उसके अंदर होगी। क्लियर है? क्रेटिनिज्म के अंदर हेयर लॉस होंगे, इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट। दूसरा है क्या, तीसरा डिसऑर्डर है ग्वाइटर। ग्वाइटर डिसीज है, और इससे इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर हमारे खाने के अंदर आयोडीन की कमी है तो उस वजह से कुछ डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं, जैसे कि ग्वाइटर। थायराइड ग्लैंड वर्क मोर देन नॉर्मल, और इसी तरीके से आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड को ज्यादा जो है काम करना होता है। एज रिजल्ट ऑफ विच दे बिकम स्वोलन, जिसकी वजह से वो स्वॉल हो जाता है, स्वॉल होने की वजह से इनलार्ज हो जाता है, और इनलार्ज होने की वजह से ये हमारे गले में तो होता है, तो गले में एक्सटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल आता है, गले से भी बाहर निकल आता है, तो उस एक्सटेंशन को हम कहते हैं ग्वाइटर। क्लियर है? देख सकते हैं आप फिगर में, ये शुक्र है कि हम इन से बचे हुए। खतरनाक देखो कंडीशन है, क्योंकि कैल्सिटोनिन का इसके अपोजिट काम है ना, तो सिंपल पढ़ लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर फोर स्मॉल ग्लैंड्स embedded in the back of thyroid. Their size is PC. थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ा, इसके ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड के ऊपर पैराथायराइड, पैराथायराइड की माने ये है कि थायराइड के ऊपर ये चार स्मॉल छोटे ग्लैंड्स हैं, चार, जो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि काबू होते हैं, लगे हुए होते हैं, किसके अंदर फिक्स्ड होते हैं, किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड। तो थायराइड की दो लोब्स हैं, हर लोब में दो ग्लैंड, तो इसी तरीके से चार ग्लैंड होते हैं, ये छोटे से पी साइज के, और ये इस तरीके से होते हैं। ये थायराइड का बैक साइड है, और ये ग्लैंड है, ये चार ग्लैंड है, इनको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन। जैसे कि आपने पढ़ा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन किसने रिलीज किया था, थायराइड ने, और पैराथायराइड उसकी जगह पे क्या रिलीज करेगा, पैराथो हार्मोन। और ये पैराथो हार्मोन क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन होमियोस्टेसिस ऑफ कैल्शियम। और इस तरीके से आपने कैल्सिटोनिन का भी यही काम पढ़ा था कि वो भी कैल्शियम की होमियोस्टेसिस करता है, ये भी कैल्शियम की होमियोस्टेसिस करता है, लेकिन अपोजिट होता है, एंटागोनिस्टिक होते हैं ये दोनों। कैल्सिटोनिन और पैराथो हार्मोन दोनों क्या है, एंटागोनिस्टिक है, मतलब अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि आपने कैल्सिटोनिन पढ़ा कि वो तब रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो तो रिलीज होता है, और वो क्या करता है काम, डिक्रीज करता है बाय द डिपोजिशन।
लेकिन ये कब रिलीज होता है? इट प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन द ब्लड। अगर कैल्शियम की लेवल ब्लड में नॉर्मल के बजाय कम हो, नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल के बजाय वो कम हो, तो ये रिलीज होगा। और इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द किडनी एंड इंटेस्टाइन। और इसी तरीके से ये क्या करेगा? एक्शन करेगा, टी पेराथो हार्मोन एक्शन करेगा हमारे किडनी के ऊपर, ताकि ब्लड में जो कैल्शियम को लेवल को नॉर्मल रखने के लिए ब्लड पानी जो रिलीज हो रहा है उसमें जो कैल्शियम पड़ा है वो एब्जॉर्ब किया जाए। और इंटेस्टाइन के ऊपर एक्शन करेगा ताकि हमारे खाने में जो कैल्शियम है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाए। तो इसीलिए ये वहां पे भी एक्शन करेगा, इंटेस्टाइन पे और किडनी के ऊपर। इसके अलावा इट इंड्यूस द बोन सेल, क्योंकि बोन हमारा स्टॉक हाउस है कैल्शियम का, ये बोन के ऊपर भी एक्शन करेगा और कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू द ब्लड। और इसी तरीके से ब्लड में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन, क्योंकि ये कैल्शियम जो है वो बोन के अंदर जो पड़ा है उसको निकाल रहा है, तो उस वहां से मिनरल क्या हो रहे हैं? डीमिनरलाइज हो रहा है। तो इसी तरीके से कैल्शियम को वहां से निकालता है। एंड एबनॉर्मलिटी यूजुअली प्रोड्यूस टू डिजीज नोन एज टेटनी एंड रिकेट्स। टेटनी और रिकेट्स दोनों, रिकेट्स होती है बोन में और टेटनी होती है मसल में। अगर कैल्शियम की लेवल कम हो तो टेटनी हो जाती है मसल में, और कम हो जाए तो रिकेट्स हो जाती है बोन में। रिकेट्स पढ़ा है आपने? ये इसकी वजह। आगे पढ़े। ये ग्लैंड आपने पढ़ा पैराथायराइड, एक्शन करता है बोन के ऊपर भी, किडनी के ऊपर भी और इंटेस्टाइन। इंशाल्लाह बाकी पढ़ेंगे पैनक्रियाज इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।